संजय सर की खासियत ये है कि वो अपनी जितने भी उन्होंने सिनेमा बनाए आपको उनके सिनेमा में दिखाई देगा कि वो बहुत शिद्दत से बहुत मोहब्बत से काम कर सारे खड़े हैं वहां पर सर बोलते हैं इस्माइल की चाव। तो मेरे पापा के आखिरी शब्द मुझे ये थे कि आई एम प्राउड ऑफ यू। इरफान भाई जब परफॉर्म करते थे तो एक्टिंग दूर दूर तक नहीं होती थी, वो बड़े सरल थे, सहज थे। जब मैं दुखी था वापस जाना चाहता था वहां से तो मेरे फादर ने मुझे कहा था तू एक फौजी का बेटा है, हारेगा। आप रिजेक्ट हो जाते हैं तो आप मायूस हो सकते हैं, जैसे उस रात को मैं थोड़ा सा मायूस हो गया था। कामयाबी मिलने में इतने साल नहीं लगते, इतने दिन नहीं लगते, आप पहले दिन ऑस्कर लेके बैठे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आर्ट जो है ना एक मोहब्बत, ये एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ रातों रात मैजिक होते हैं। सपने हमेशा बड़े देखो, सपने सच हो। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं उन्होंने अपने अभिनय से लोगों के दिलों को कई बार जीता है, चाहे वो जौनपुर हो, पद्मावत, गंगूबाई या फिर हाल ही में उनकी सीरीज हीरा मंडी। लोगों ने उन्हें हमेशा बहुत प्यार दिया है। हमारे साथ हैं बहुत ही उम्दा कलाकार अनुज शर्मा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल पर। थैंक यू। सर हीरा मंडी मतलब लोग अभी भी इतना पसंद कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एवरीवेयर। हामिद के किरदार की शुरुआत कैसे हुई? मतलब कोई ऑडिशन कॉल आया था या फिर एक सेट तक की जर्नी आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? जैसा आपने कहा कि अभी भी तारीफ कर रहे हैं, तो हमेशा तारीफ करेंगे क्योंकि चीज ऐसी बनी है। यस तो अमर हो गई है, अमर सिनेमा है। और हामिद के किरदार के लिए मुझे सिर्फ एक रात पहले फोन आया था। फोन आकर के एक ऑडिशन के लिए, ऑडिशन से पहले डेट्स वगैरह पूछी हुई थी। फिर श्रुति महाजन जी के यहाँ से फोन आया एक ऑडिशन के लिए कि 10 मिनट में ऑडिशन दे दीजिए। वो ऑडिशन मैंने भेजा। उसके बाद मैंने इंतजार किया, लेकिन थोड़ी देर बाद पता लगा कि वो रिजेक्ट। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। सारी रात ऐसे ही गई थी सोच करके कि संजय सर के पास ऑडिशन गया, रिजेक्ट हो गया, जो कि पद्मावत की है, गंगूबाई की है। तो और मुझे पता नहीं था कि किरदार कितना बड़ा है, किस तरह का किरदार है, कुछ भी नहीं। उसी समय मुझे फोन आता है और मुझे पूछा जाता है कि सर आज क्या कर रहे हैं? कुछ खास नहीं। तो मुझे बोला जाता है कि संजय सर आपसे मिलना चाहते हैं, क्या आप फिल्म सिटी आ सकते हैं? तो मैं बहुत खुश होता हूँ, फिल्म सिटी पहुंचता हूँ, सर से मुलाकात होती है, हालचाल पूछा जाता है, सारे लोग खड़े हैं वहाँ पर, सर बोलते हैं कि इस्माइल की चाव। तो ये मेरे लिए बड़ी उपलब्धि थी। और उसके बाद सर बोलते हैं कि किरदार है, बहुत दमदार किरदार है, शेर जैसा किरदार है। तो सब सुनते हैं उससे, मैजिक है उसकी वॉइस में, तो आप तैयार होके आइए सर। तो मुझे लगता है कि ये ऑडिशन है, लुक टेस्ट है। तो मैं सेट पे तैयार होकर जाता हूँ। उसके बाद मुझे 5 मिनट दिए जाते हैं स्क्रिप्ट देने के बाद कि 5 मिनट में आप मार्क तक पहुँचे। तो स्क्रिप्ट थोड़ी सी बड़ी थी क्योंकि मोनोलॉग था। मैं 5 मिनट में अंदर पहुँचता हूँ, सर को बताता हूँ कि सर रेडी, शूट होता है। और उसके बाद 5 मिनट बाद सर आते हैं। सर को बहुत पसंद आता है। सर कहते हैं कि यही आपका मैजिक चाहिए था मुझे। तो अब मैं इंतजार कर रहा हूँ कि मेरा ऑडिशन क्लियर हो। मतलब सर को पसंद तो आ गया कि अब मैं लुक में फिट हूँ कि नहीं। तो मैं 3 घंटे इंतजार करता हूँ क्योंकि ब्रेक हो जाता है। तो मेरे लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं है अभी चल क्या रहा है। 3 घंटे बाद मुझे सेट पे बुलाया जाता है और कहा जाता है कि हैट्रिक मुबारक हो। तो हामिद इस तरह से मिला और मुझे उसके बाद पता चला कि हम शूट कर रहे थे, ये ऑडिशन नहीं था। तो आपका एक अंदर से एक रिएक्शन कैसा था? मतलब कि आप क्लाउड 9 पे थे या फिर मतलब डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे थे कि क्या फीलिंग है मेरी? नहीं, मैं बिल्कुल सरल था उस समय। मुझे क्योंकि मुझे ये भी नहीं पता था कि किरदार कितना बड़ा है, किस तरह का किरदार है। मेरे लिए ये था कि मैं इस बहाने मेरी संजय सर से मुलाकात हो गई, एक किरदार और करने जा रहा हूँ। मेरी जिंदगी में एक तीसरा काम उनके साथ है और इतने लेजेंडरी डायरेक्टर के साथ तीसरी बार काम करना अपने आप में बड़ी बात थी। तो मैंने किसी को बताया नहीं। तो उस दिन मेरे फादर का बर्थडे था। मेरे फादर अभी दुनिया में नहीं है, 2 साल पहले वो चले गए ठाकुर जी के पास। तो उस दिन मैं इस बात के लिए थोड़ा खुश जरूर था कि मेरे फादर की ब्लेसिंग्स हैं कि मुझे इस तरह का एकदम से काम आया उनके जन्मदिन वाले दिन और बोला गया कि आप ये कर रहे हैं। तो आप क्योंकि इतने साल बीत रहे हैं जीवन के, तो मुझे कभी ऐसा बहुत ज़्यादा खुशी भी नहीं होती, बहुत ज़्यादा दुख भी नहीं होता है इस चीज़ का। तो बस मुझे ये था कि ये काम मेरे पास आया, मुझे बड़ी ईमानदारी से करना। मतलब आप उस फेज में पहुंच चुके हैं कि आप न्यूट्रल हो गए, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट भी नहीं होता और बहुत ज्यादा मायूसी भी नहीं होती। हाँ, वो तो है।
और हीरा मंडी की रिलीज के बाद आपने कुछ ऐसा महसूस किया कि मुझे प्रोफेशनली या पर्सनली मेरी लाइफ में कुछ चेंज आया है, लोगों के व्यवहार में कोई चेंज आया है, लोग मुझसे अलग सा कुछ व्यवहार कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, मतलब काइंड ऑफ ऐसा कुछ? नहीं, बिल्कुल व्यवहार में चेंज आता है जब भी आप थोड़ी सी तरक्की पाते हैं, क्योंकि तरक्की एक्चुअली है ना, आपकी यात्रा में आपकी तरक्की सिर्फ आपको पता होती है कि तरक्की क्या है जीवन। यस। और बाकी सब जो है वो लोग सोचते हैं कि यार ये बड़ा काम किया है, बड़ा बैनर है, संजय सर के साथ काम किया, तीसरी बार काम किया, कमाल का किरदार भी है। तो बहुत सारे लोगों के फ़ोन आए, बहुत सारे ऐसे लोगों के फ़ोन आए जो कभी मेरा फ़ोन नहीं उठाते थे, जिनसे मैं बात नहीं कर पाता था या जिनसे मुलाकात मेरी नहीं हो पाती। उन लोगों ने फ़ोन किए तो मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी, जो हमेशा मैं सोचता था कि यार ये लोग मुझसे बात नहीं करते हैं, मेरा फ़ोन नहीं उठाते हैं, मुझे एंटरटेन नहीं करते हैं। तो मैं बड़ा दुखी होता था उस बात के लिए। लेकिन अभी मुझे इस बात की खुशी थी कि मेरा एक काम आया जो सबको पसंद आया और इन लोगों ने सामने से मुझे फ़ोन किया। तो इट मीन्स ये बहुत ईमानदार लोग थे, बहुत ईमानदार इंडस्ट्री है कि आपकी काबिलियत जब दिखाई देती है तो फिर आपको लोग एंटरटेन करते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात लगी मुझे कि पहले अपने आप को साबित करो, फिर वो सब मिलेगा आप जो चाहते हैं। राइट। आपके जीवन में कभी कोई ऐसा पल आया है कि जब आपको लग रहा हो कि मतलब मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ, मेरी सारी चीजें सही हैं, मैं एफर्ट लगा रहा हूँ, हार्ड वर्क कर रहा हूँ, लेकिन मुझे आउटकम नहीं मिल रहा, एक ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन आई हो कि आप बोल रहे हो कि अभी मैं हैंडल नहीं कर सकता इस चीज को, कभी ऐसा कुछ महसूस हुआ जिंदगी में? देखो क्या होता है जीवन में, आपने ये यात्रा खुद चुनी, तो इसमें संघर्ष होना, इस तरह की दिक्कतें आना बड़ी लाजमी है, ये होना ही है निश्चित। क्योंकि आप ऐसा तो नहीं चाह रहे कि आपको थोड़ी सी दूर जाना और कामयाबी मिल जाएगी। आप कामयाबी कौन सी चाह रहे हैं? आप दुनिया के दिलों में राज करना चाह रहे हैं। दुनिया बहुत बड़ी है, तो उसके लिए आपके प्रयास भी बड़े होंगे, आपका रास्ता भी बड़ा होगा, बहुत सारा संघर्ष भी आपको करना पड़ेगा। तो उसमें यदि आप दुखी होने लगे तो आप अपने आप को तोड़ देंगे, फिर चल नहीं पाएंगे। तो जब आपने सोच लिया कि भैया इस रास्ते पे जाना है, तो हर जगह पेड़ नहीं होगा छाया देने के लिए, धूप भी होगी, गड्ढे भी होंगे। और एक फॉर्मूला मैं हमेशा मानता हूँ जीवन में, कोई भी साधारण व्यक्ति जब घर से निकलता है गाड़ी लेकर के, तो सारी लाइट्स जो हम ग्रीन नहीं होती है, रेड लाइट आती ही आती है। उस समय आपको विश्वास होना चाहिए कि रेड जो है ग्रीन में बदलेगी, आप चलोगे यहाँ से। तो इसलिए आपको हारना नहीं चाहिए, क्योंकि वो ग्रीन होनी ही होगी। क्योंकि जब तक घर से निकलेंगे भी तब तक पता कैसे चलेगा ग्रीन कब हो रही है? बिल्कुल। राइट। तो मुझे कभी ऐसा दुख होता नहीं है। कभी नहीं होता, कभी मायूसी नहीं होती इसमें? नहीं, मुझे कभी नहीं। आपने जब शुरुआत की एक्टिंग की, आपने सोचा कि मुझे भी एक्टर बनना है, तो आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था? कब लगा आपको कि मतलब मैं यही कर सकता हूँ, मैं एक 9 to 5 वाली जॉब नहीं कर सकता, मैं कोई काम नहीं कर सकता, ये मेरा एक जो कला की एक क्रेज है मेरा, मैं कलाकारी बनना चाहता हूँ, मुझे बस यही करना है? एक्चुअली एक्टर बनने से पहले, ये बात है 1996-97 के आसपास की, मुझे 2 बार सरकारी नौकरी मिली जो मैंने छोड़ दी। तो थिएटर मुझे हमेशा अट्रैक्ट करता था। मुझे ये लगता था कि ये वो माध्यम है जहां पहुंचकर मैं लोगों से निस्वार्थ प्रेम पाऊं, और ऐसा कोई माध्यम नहीं है जहां से आपको निस्वार्थ प्रेम मिले दुनिया का। आपसे लोग निस्वार्थ प्यार करते हैं। आप जिस भी शहर में जाते हैं, लोग आके आपके साथ, आज सेल्फी का वो है, लेकिन लोग आपके साथ आते हैं, आपके ऑटोग्राफ लेते हैं, आपके साथ फोटो खिंचवाते हैं, आपसे प्रेम करते हैं। कितनी ऐसी जगह मैं गया हूँगा इतने दिनों में जहाँ मैं कभी जिंदगी में नहीं गया, लेकिन लोगों का प्यार मुझे निस्वार्थ मिला। तो एक तो ये बड़ी उपलब्धि होती है आर्टिस्ट की। और आर्टिस्ट हर कोई होता है, एक साइंटिस्ट भी आर्टिस्ट ही होता है, जो भी क्रिएशन करता है, जो भी क्रिएटिव बंदा होता है, उसकी आर्ट की सराहना होती है और हमेशा निस्वार्थ होती है। मुझे 96 में 6 जनवरी सन 1996 को मैंने अपना पहला शॉट लिया एज एन एक्टर, और उस समय मैंने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया था कि मैं ये कर रहा हूँ। तो 2 साल बाद जब मैं दिल्ली जाता रहा, सोनीपत से पढ़ाई करता रहा, तो पहली प्रायोरिटी थी कि मेरे पिता क्या चाहते हैं मुझसे, मेरी माता क्या चाहती है मुझसे, मेरे दादाजी क्या चाहते हैं, दादी क्या चाहते हैं। तो वो ये चाहते थे कि बेटा पढ़ाई पूरी करके तू कुछ नहीं कर। तो मैंने पहले पढ़ाई पूरी की, उसके बाद मैं एक्टिंग में आया। तो उन्होंने कभी रोका नहीं मुझे किसी भी चीज़ के। कभी ये नहीं सोचा कि अगर ऐसी चीजें नहीं हुई तो क्या करेगा, या फिर कुछ, जैसे पेरेंट्स जो होते हैं हमेशा चाहते हैं कि हमारे बच्चे का जो फ्यूचर है वो सिक्योर रहे, और लोग सोचते हैं कि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है, कि काम मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो ऐसा कभी आपके पेरेंट्स ने नहीं सोचा? नहीं, ऐसा तो नहीं सोचा, लेकिन हाँ, जब मैंने सरकारी नौकरी छोड़ी थी तो जरूर मेरे पापा थोड़ा सा अपसेट हुए थे मुझे
लेकर के, और मुझे कहा था कि भाई देख तेरे साथी दोस्तों की शादियां हो रही है, वो इंजीनियर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, तू क्या करेगा? तो मैंने पापा को बोला था कि पापा सफर थोड़ा सा लंबा है, सबने अपनी अपनी टिकट कटवाई है, किसी ने पास के स्टेशन की कटवाई है, किसी ने दूर की, मेरी बहुत दूर की, तो मुझे समय लगेगा वहां पहुंचने में, तो उस समय आप मुझे देंगे तो मैं पहुंच जाऊंगा। और मेरे फादर जाने से पहले जो आखिरी शब्द थे मेरे पापा के, उस समय जौनपुर रिलीज हुई थी, रिलीज होनी थी, मतलब उसके 6 दिन बाद, जिस दिन पापा गए हैं 6 दिन बाद रिलीज हुई, तो ट्रेलर आया था उस दिन। तो मैंने पापा को ट्रेलर के बारे में बताया कि पापा ट्रेलर, वीडियो कॉल पे था, मैं बॉम्बे में था, मैं 2 ही दिन के लिए बॉम्बे आया था, उस समय पापा के साथ ही था मैक्सिमम टाइम। तो मेरे पापा के आखिरी शब्द मुझे ये थे कि आई एम प्राउड ऑफ यू। अभी तक आपको वो चीज कहीं ना कहीं याद होगी और मतलब एक बूस्ट करती होगी आपको किसी भी परेशानी को करने के लिए कि मेरे पापा जाते वक्त मुझे ये चीज़- हाँ, क्योंकि मुझे इस बात का फक्र है कि मेरे फादर जब दुनिया से गए हैं तो वो इस तसल्ली के साथ गए हैं कि मेरे बेटे का निर्णय जो है वो गलत नहीं था। क्योंकि हम दुनिया में किसी भी चीज से लड़ सकते हैं अगर माँ बाप हमारे साथ हैं, उनकी ब्लेसिंग हमारे साथ है तो हम कोई भी हर्डल क्रॉस कर सकते हैं। बिल्कुल। आपका ऐसा कोई ड्रीम रोल है जो आप करना चाहते हैं? जैसे हम सोचते हैं शोले में गब्बर है, जयवीर हुए, ऐसे बहुत सारे रोल हुए जो लोगों के दिलों पे छाप छोड़ गए, तो ऐसा कुछ आप ड्रीम रोल भी ऐसा करना चाहते हैं? जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट, क्यों, मतलब ऐसे क्या सोचा आपने? बिकॉज मैं सोचता हूँ कि उन्होंने एक बहुत बड़ा संदेश दुनिया को दिया, सैक्रिफाइस, त्याग, और जीवन अपने लिए नहीं होता। एक्चुअली हम बिना जानकारी के भी जीवन दूसरों के लिए जी रहे होते हैं। आप यदि सोचोगे बैठ कर कि आप अपने लिए कितना जी रहे हो तो आपको पता लगेगा आपने जिया ही नहीं। True. तो हम दूसरों के लिए जी रहे हैं, लेकिन उस भावना के साथ जब हम दूसरों के लिए जिएंगे कि हमें जीना ही दूसरों के लिए, तो आप अमर हो जाओगे। तो उन्होंने सेक्रीफाइस का लेसन दिया। सेक्रीफाइस मतलब आप जीवन में यदि त्याग करना जानते हैं किसी भी चीज का, आपके पास त्याग की भावना है, तो आप जीवन में बहुत सरल हो जाओगे, सहज हो जाओगे, क्योंकि आपके पास बहुत सारी इच्छाएं नहीं होंगी, आप त्याग कर सकते हैं। तो मुझे हमेशा वो अट्रैक्ट करते हैं उस चीज के लिए कि उन्होंने अपने आप को खो करके, इतना बड़ा त्याग करके दुनिया को बहुत महत्वपूर्ण संदेश दिया। तो मैं वो किरदार करना चाहता हूँ। लक, डेस्टिनी, मैनिफेस्टेशन, जैसे शाहरुख खान सर ने भी कहा है कि कोई भी चीज शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको मिलाने की कोशिश करती है। आप विश्वास करते हैं चीजों में? मैं एक चीज मानता हूँ प्रतिज्ञा, ईश्वर ये कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि वो अनंत ब्रह्मांड के रचयिता है, पूरी पूरी कायनात, पूरी दुनिया, सब कुछ उनका है। वो ये कहते हैं कि तू मेरा बच्चा है, तू अपना पात्र बड़ा कर, तू कितना लेना चाहता है मुझसे, मैं सब कुछ देना चाहता हूँ तुझे। तो ये तो आपकी इच्छा, वही शिद्दत जो है ना, आप अपनी इच्छा रखो ईश्वर के सामने कि प्रभु ये मेरी इच्छा है, और उसके साथ शिद्दत के साथ लगे रहो, मेहनत करते रहो। आप देखना एक दिन आएगा जब वो आपको भरपूर देगा, क्योंकि वो तो सब कुछ दे सकते हैं आपको, पर आप बोलो तो उनको कि प्रभु मुझे ये चाहिए, मेरा लक्ष्य है, मैं इस दुनिया में ये करना चाहता हूँ। जिस प्रकार मेरे पिता ने मुझे एक्टर बनने से नहीं रोका, क्योंकि वो पिता विश्वास करते हैं मुझ पर कि नहीं मेरा बच्चा बन जाएगा, इसी तरह वो भी हम पे विश्वास करते हैं। तो वो बोलते हैं कि तू अपनी लगन तो दिखा, मैं सब कुछ देना चाहता हूँ। तो मैं इस बात पे बिलीव करता हूँ कि आप अपनी इच्छाएं रखो मजबूती के साथ, सपने जो आप लेना चाहते हो उनको ईमानदारी से जियो। रिजेक्शन को कैसे हैंडल करते हैं? कई बार ऐसा होता है कि हमने अपना 100% दिया, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं कि वो चीज हमें अच्छी नहीं हुई, तो उस चीज को कैसे, उस टाइम पे सिचुएशन को आप हैंडल करते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि हम 100% कभी नहीं दे पाते हैं, कोई भी नहीं दे पाया इस धरती पे कभी। तो 100% किसी का होता नहीं, हमें लगता है, ये हमारी गलत फहमी होती है, क्योंकि हम 100% कैसे दे सकते हैं, हमारी इतनी क्षमता ही नहीं है, वो तो ईश्वर की क्षमता है 100% देने की। तो हमें रिजेक्शन जो है ना, रिजेक्शन में 2 चीजें होती हैं। आप रिजेक्ट हो जाते हैं तो आप मायूस हो सकते हैं, जैसे उस रात को मैं थोड़ा सा मायूस हो गया था, लेकिन वो लंबी मायूसी नहीं थी। वो मायूसी ये थी कि मैंने भगवान से प्रार्थना की, उसके बाद वो होता और नहीं होता वो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मैं अपने दिल की बात ईश्वर से कह चुका था। तो रिजेक्शन के टाइम पे आपको हमेशा अपनी बात को, जिससे आप बहुत प्रेम करते हैं, उसके सामने रखो कि ये मैं सोच रहा था लेकिन ऐसा हो गया। तो आपको अपने मन की बात कहने के बाद, या आप नहीं कोई ऐसा साथी है तो कागज पे लिखो अपनी बात को, तो अपने अपने जो अंदर चल रहा है ना उसको बाहर निकालो, और फिर ये सोचो कि इस रिजेक्शन के पीछे सक्सेस कितनी बड़ी है, क्योंकि वो रिजेक्शन एक दिन आपकी सक्सेस का कारण बनेगी, ये निश्चित है।
आप जहां तोड़े जा रहे हो, आप इसलिए तोड़े जा रहे हो क्योंकि आपका निर्माण होना है, आप और बेहतर बनाए जा रहे हो। तो इसलिए रिजेक्शन जो है ना आपके निर्माण का कारण बनती है। तो इसलिए मुझे उससे कभी मायूसी नहीं होती, नहीं होता उससे। आप इस चीज में विश्वास रखते हैं कि कई बार हम सोचते हैं कि कोई चीज हमें नहीं मिली ईश्वर की तरफ से, तो वो हमारे लिए कुछ बेटर प्लान कर रहे होते हैं? हमेशा, क्योंकि इसके बहुत बड़े एग्जाम्पल सेट हुए हैं आज तक। मैं इस पर एक बड़ी सिंपल सी साधारण सी बात बोलता हूँ कि हम सब जानते हैं कि महाभारत में पांडवों ने बहुत सेक्रीफाइस किया, लगातार सेक्रीफाइस किया। बचपन से, पैदा होने के बाद से जब पांडव चले गए थे बैकुंठ धाम, तो उसके बाद पांडव जो है, कुंती जो है, सब स्ट्रगल करते रहे जीवन में, वनवास किया, अपने ही भाइयों से अपना हिस्सा नहीं मिला। लेकिन एक टाइम आया, धीरे धीरे वो अपनी ईमानदारी पर अड़े, उन्होंने बेईमानी नहीं की, वो दुर्योधन की तरह नहीं बने। उन्होंने अपने संस्कारों को सजो के रखा, अपने ऊपर विश्वास रखा, और एक दिन आया स्वयं ईश्वर उनकी मदद करने आए और उनको वो सब मिला जो चाहते थे। तो मिलता है, ये सच्चाई है। ये सच्चाई। तो इस सेट का ऐसा किस्सा आप शेयर करना चाहेंगे कि जो आपको अभी तक याद हो कि मतलब ये मेरे साथ हुआ था, मैं इसे कभी नहीं भूल सकता? पहली बात तो वही थी कि सर ने मुझे लक्की शाम कहा, वो बड़ी उपलब्धि थी मेरे लिए। उसके बाद एक दिन सर ने माइक पे कहा कि मुझे आपका काम बहुत अच्छा लगता है। और सेट पर बहुत सारी ऐसी मोमेंट्स थी, मतलब मुझे तो कहने को हीरामंडी शूट कंप्लीट हुए 6-7 महीने बीत गए, 7-8 महीने रिलीज भी हो गई। लेकिन कभी जब मैं एकांत में होता हूँ और सोचता हूँ, तो मेरे लिए तो वो हर पल जो है बहुत यादगार है। मुझे याद आता है, मुझे खुशी होती है कि मैं उस सिनेमा का हिस्सा हूँ जो हमारा हो चुका है। राइट। एज एन ऑडियंस अगर आप हीरामंडी देखें तो कई बार हम कोई भी ऐसी मूवी सीरीज देखते हैं तो हमें लगता है कि ये किरदार मेरे दिल को छू गया, मतलब मैं इसको कभी नहीं भूल सकता। तो आपको कोई ऐसा फेवरेट है जितने भी उसमें किरदार हैं कि मतलब ये बहुत, सब बहुत अच्छे हैं लेकिन ये बहुत मेरे दिल को पसंद आया? मुझे हामिद से बहुत प्यार है। हामिद तो छोटे, वो तो आपने प्ले किया, लेकिन जो और भी, मैं सच बता रहा हूँ, मैंने पूरी सीरीज देखी तो मुझे लगा कि हामिद ही वो किरदार था। यदि मैं पहले भी स्क्रिप्ट, मुझे ऐसा सौभाग्य मिलता कि मैं स्क्रिप्ट सुनता और मुझे कहा जाता कि इसमें से किरदार चुन, तो मैं हामिद ही चुनता, क्योंकि हामिद वो परफेक्ट किरदार था जो मेरे दिल के बहुत करीब। क्योंकि मेरे फादर जो हैं वो एयरफोर्स में थे, तो देश की बात थी। और मेरे फादर ने, जब मैं मुंबई आया था पहले दिन, तो जब मैं दुखी था, वापस जाना चाहता था यहाँ से, तो मेरे फादर ने मुझे कहा था कि तू एक फौजी का बेटा है, हारेगा। तो वो चीज़ मेरे अंदर थी, मैं एक फौजी का बेटा हूँ और देशभक्ति मेरे अंदर है। मेरी मम्मी हिंदी टीचर रही, भाषा जो मैं बोलता हूँ उनकी देन, तो मैं उन्हीं संस्कारों में पला बढ़ा हूँ। तो हामिद मेरी जिंदगी के बहुत ज्यादा करीब है, मतलब हामिद ही हूँ मैं अपनी लाइफ में। ऐसा मतलब कभी हुआ है आपके साथ कि जैसे कुछ भी आप किरदार करने जाते हैं, कुछ तैयारी करते हैं, या फिर कई बार कहते हैं कि मैंने बहुत लोगों से सुना है कि वो बहुत नर्वस भी होते हैं, कहीं ना कहीं बहुत अच्छे अच्छे एक्टर भी नर्वस होते हैं कि मुझे मतलब ये रोल प्ले करना है, मेरी ये तैयारी, मैं इस तरीके से सेट पे रहूंगा, इस तरीके से करूंगा। ऐसा होता है आपके साथ? देखिए, जब भी कोई काम नया मिलता है ना, जब भी कोई किरदार नया मिलता है, तो एक पेट में गुदगुदी जरूर होती है, वो तितलियां उड़ने वाली जो बात है, और वो होनी भी चाहिए। वो, इसका मतलब आप अभी भी उस बचपन को जी रहे हैं, वो जो आपके अंदर है ना एक करिश्मा। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, स्क्रिप्ट आती है, मैं ईश्वर को समर्पित करता हूँ कि ये किरदार अब आपको कैसे निभाना है, आप जाने, क्या इसकी यात्रा होगी वो आप जाने। मैं सब कुछ समर्पण भाव से करता हूँ। जब मैं सेट पे जाता हूँ तो मुझे कभी ऐसा लगता नहीं कि कौन कितना बड़ा अभिनेता है, कौन कितना बड़ा है, मुझे कभी ऐसा लगता नहीं, क्योंकि वहां पर फिर मुझे श्रीमद् भगवद गीता याद आती कि अर्जुन को यही सिखाया गया था कि यहाँ तुम योद्धा हो, यहाँ पर पिता में भीष्म नहीं है सामने, एक योद्धा सामने खड़ा है। यहाँ पर दुर्योधन नहीं है, कर्ण नहीं है, कोई नहीं है, गुरुद्रोण नहीं है, यहाँ पर तुम अर्जुन हो, तुम एक योद्धा हो। तो मैं उतनी ही ईमानदारी से युद्ध करता हूँ। हाँ, जो रिस्पेक्ट है वो ऑफसेट सब सीनियर कलाकारों के लिए दिल से रिस्पेक्ट है, बहुत आत्मा से प्यार करता हूँ उनसे, क्योंकि उन्हीं का सिनेमा देखते हुए यहाँ तक पहुंचा, तो उनसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। लेकिन जहाँ काम की बात आती है, वहाँ एक्शन और कट के बीच में अनुज शर्मा बिल्कुल दूसरे होते हैं, डिफरेंट होता है। कभी टेक देने के बाद ऐसा लगा कि एक और मैं अच्छा कर सकता हूँ, और अच्छा कर सकता हूँ, मतलब सेटिस्फेक्शन आपको हो जाता है कुछ भी? जैसे अभी कोई टेक चल रहा है, आपको लगे कि हाँ दिस वाज माय बेस्ट परफॉर्मेंस और ये मैंने बहुत अच्छा किया। देखो, एक चीज है, अलग अलग तरीका है लोगों का कहने का। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि आर्ट जो होती है ना, वो रिपीट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो क्रिएशन, और क्रिएशन रिपीट नहीं होती, फिर कॉपी होती है। क्रिएशन एक ही बार होती है।
तो मुझे उसकी वर्जिनिटी जो है ना वो हमेशा पसंद आती है। जो फर्स्ट परफॉर्मेंस है वो हमेशा उस रिदम को मैं संभाले रखूं, ये मेरी काबिलियत है कि वो जो फर्स्ट परफॉर्मेंस है मेरी उसको मैं संभाले रखूं। उसके बाद जो है निर्देशक क्या चाहते हैं, वहां पर और लोगों की क्या इच्छा है कि उसके अंदर क्या और बेहतर हो सकता है, क्योंकि सब कुछ तो मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ एक लाइनअप जान रहा हूँ, उसको एक डिजाइन जो हो रहा है भीतर से वो कर रहा हूँ, लेकिन उसकी ब्यूटी के लिए, उसकी खूबसूरती के लिए फिर निर्देशक सलाह देते हैं कि अनुज थोड़ा सा ऐसा करोगे तो ऐसा। उस बात को मैं बड़ी गंभीरता से लेता हूँ। तो मैं ये कभी नहीं सोचता कि रिटेक होगा। मुझे लगता है कि जो फाइनल टेक जब डायरेक्टर ने बोल दिया ओके, तो इसका मतलब ये सबको ओके लगा, क्योंकि मुझसे ज्यादा उस किरदार से मोहब्बत निर्देशक कर रहे हैं। क्योंकि निर्देशक जो है वो सिर्फ मुझे नहीं देख रहे, वो पूरा कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, पूरा स्क्रीन पे जो आ रहा है वो सब सारी चीजें उतनी ईमानदारी के साथ देख रहे हैं। तो उनकी ईमानदारी पर मुझे भरोसा रखना चाहिए। ऐसे कोई एक्टर है जिनको आप बहुत ज्यादा एडमायर करते हो और मतलब देख के बोलते हो कि मतलब क्या अभिनय करते हैं ये, ऐसे कोई है आपके कलाकार पसंदीदा? वैसे तो बहुत सारे ऐसे अभिनेता हैं जिनसे मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन बहुत दिल के करीब इरफान भाई है। मी टू। और पंकज कपूर साहब, उनसे बहुत प्यार करता हूँ मैं। कभी मिला नहीं हूँ पंकज जी से, लेकिन इरफान भाई के साथ तो मैंने काम भी किया है, सिस्का कैरेक्टर किया था और उनसे मेरी वैसे भी मुलाकात अच्छी थी, तो वो बहुत दिल के करीब है। बाकी इंटरनेशनल सिनेमा में बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं जिनमें से फेवरेट मेरी जो है एल पचिनो है। इरफान सर की क्या बात आपको बहुत पसंद आती है? वो बहुत सरल थे, बहुत सहज थे। इतनी सरलता के साथ, इतनी सहजता के साथ रहना असंभव। मैंने इतने साल के सिनेमा में, 100 ईयर का सिनेमा में बहुत सारे अभिनेताओं को देखा। जितना सरल वो थे अपने अभिनय में, इतना सरल मैंने अभी तक किसी को नहीं देखा। कि एक्चुअल में हम कहने को एक्टिंग करते हैं, एक्टिंग कर तो कहीं ना कहीं एक्टिंग दिखाई देती है, पर इरफान भाई जब परफॉर्म करते थे तो एक्टिंग दूर दूर तक नहीं होती थी। वो बड़े सरल थे, सहज थे। आप देखोगे वो इतने आसानी से सब कुछ बोल देते थे, बड़ी बात को भी, जो असंभव है वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप उसको डिजाइन करते हो। वो अनडिजाइंड प्योर बोलते थे, जो एक्चुअल जिस वर्जिनिटी की बात कर रहा हूँ, तो उस वर्जिनिटी के काम इरफान भाई करते थे। तो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है, बहुत आकर्षित करता है। आपको लगता है कि कामयाबी के बाद इंसान को बहुत डाउन टू अर्थ रहना चाहिए? कामयाबी से पहले भी रहना चाहिए। नहीं, कुछ लोग होते हैं जिसे कामयाबी मिलते ही और थोड़ा सा उनके मिजाज में तब्दीली आ जाती है, तो ऐसा लगता है आपको कि इंसान को बहुत सरल, बहुत कायम रहना चाहिए? देखिए, वैसे तो इंसान को हर समय बहुत कायम रहना चाहिए, क्योंकि इंसान को ये समझ लेना चाहिए, एक बड़ी सिंपल सी बात है कि इस धरती पर हम हमेशा के लिए नहीं है। ये बात जब समझ में आ जाती है कि हमेशा के लिए नहीं है, ये सिर्फ यात्रा है, कंप्लीट हो जाएगी, तो हमें फिर है ना कभी ऐसा लगता नहीं कि यार मैंने ये कर दिया, हमने कुछ किया ही नहीं है, हम कुछ कर ही नहीं सकते, हम सिर्फ कॉपी करते आ रहे हैं हर चीज को। तो मुझे तो कभी ऐसा लगा नहीं। दूसरी बात जो है, जब आपको रियल कामयाबी होती है, एक कामयाबी होती है आपको फुला करके चली जाती है, तो उसमें टेस्ट नहीं होता है, और फिर उस कामयाबी के डंके आप बजाते रहते हो जिंदगी भर की, मैं कामयाब हुआ था। फिर आप किससे सुनाते हो, यार मेरी वो फिल्म आई थी ना, मैंने वो कमाल कर दिया था, लेकिन अभी क्या था। तो आप निरंतरता में बने रहना चाहते हो, तो जैसे एक फलदार पेड़ झुका हुआ रहता है, क्योंकि उस पर वजन होता है, उसके अंदर उसे पता नहीं होता है कि एटीट्यूड क्या होता है, घमंड क्या होता है, उसे पता ही नहीं होता। उसे ही पता होता है कि मैं सुंदर लग रहा हूँ। सुंदर कैसे लग रहा हूँ? मेरे फलों के कारण, उस पर फल उग रहे हैं, वो उसकी खूबसूरती है। यदि वो घमंड आ गया तो खूबसूरती खत्म हो जाएगी। तो खूबसूरती बरकरार रहनी चाहिए। कामयाबी को हैंडल करना सबके बस की बात नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। मतलब एक फेज आता है ना कि हर इंसान की लाइफ में एक फेज आता है कि आप एक चढ़ रहे हैं, आप किसी शिखर पे चढ़ रहे हैं कामयाबी के, तो उस टाइम पे उस चीज को हैंडल करना बहुत ही काइंड नेचर से, ये बहुत जरूरी है। ईश्वर सबको मौका देता है जो भी डिजर्व करता है, और बस हमें ये सोचना चाहिए कि ईश्वर ने यदि हमें मौका दिया है तो इसे हमें संभाल के रखना है हमेशा हमेशा। उसके लिए जरूरी है कि आप कभी ये ना सोचे कि ये मैंने किया है, क्योंकि एक्चुअल में आप करने वाले होते तो आपको कामयाबी मिलने में इतने साल नहीं लगते, इतने दिन नहीं लगते, आप पहले दिन ऑस्कर लेके बैठे होते। तो ये जान लीजिए कि हम कुछ करते नहीं, क्योंकि हमारे करने से कुछ होता तो हम तो पता नहीं क्या कर चुके होते। तो ये जब हमें ज्ञात हो जाता है कि हम कुछ नहीं करते, तो तब मुझे लगता है कि आपके अंदर घमंड आ ही नहीं सकता। संजय सर के अलावा कोई ऐसे आपके फेवरेट डायरेक्टर जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं? बहुत सारे, जैसे बहुत सारे, तो मैं सबके साथ काम करना चाहता हूँ। मैं हर उस व्यक्ति के साथ काम करना चाहता हूँ जो अपने काम से बहुत मोहब्बत करे। संजय सर की खासियत ये है कि वो अपनी
जितने भी उन्होंने सिनेमा बनाया है, आपको उनके सिनेमा में दिखाई देगा कि वो बहुत शिद्दत से, बहुत मोहब्बत से काम करते हैं। तो मैं हर उस व्यक्ति के साथ काम करना चाहता हूँ, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो राइटर हो, चाहे वो सिंगर हो, चाहे वो डायरेक्टर हो, कोई भी हो जो अपने काम से मोहब्बत करता है, क्योंकि मैं भी अपने काम से मोहब्बत करता हूँ। तो मुझे मेरे सिमिलर लोग चाहिए, तो मैं उन सब के साथ काम करना चाहता हूँ। कोई ऐसे पर्टिकुलर नहीं है कि मतलब इनके साथ करना चाहता हूँ, जैसे हम होते हैं ना कि मूवी देखने के बाद सोचते हैं कि ये निर्देशक है, कुछ अलग है, कुछ हटके हैं, तो उनके साथ हम काम करना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं, अनुराग कश्यप हैं, अंसल मेहता हैं, तो बहुत सारे लोग हैं ऐसे, मतलब किस किस का नाम है, तो ऐसे बहुत लोग हैं जिनके साथ, विनोद चोपड़ा जी हैं, मैं उनके साथ काम करना चाहता हूँ। तो काफी लोग हैं ऐसे। किस तरीके के किरदार आप, जैसे कि कॉमेडी या फिर एक सीरियस वाला एक जोन, एक सस्पेंस थ्रिलर, किस तरीके के आप चीजें करना चाहते हैं? मैं हर वो काम करना चाहता हूँ जो लोगों को लगता है कि मैं नहीं कर सकता। चैलेंजिंग। यस। नए नए एक्टर आते हैं मुंबई बड़े बड़े सपने लेके, आप कुछ एडवाइस देना चाहेंगे उन्हें कि किस तरीके से एक लाइफ को बैलेंसिंग रखना चाहिए? एक एक्टर की लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, कैसे उस चीज को कंट्रोल करें? कुछ इस तरीके की एडवाइस अगर आप देना चाहें तो। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आर्ट जो है ना एक मोहब्बत है, और मोहब्बत में डूबने के बाद है ना बाकी कुछ बच नहीं जाता, सिर्फ मोहब्बत बच जाती है। तो बाकी सब चीजों का सेक्रीफाइस करना पड़ता है, वहां पे रिश्ते भी आ जाते हैं, दोस्त भी आ जाते हैं, परिवार भी आ जाता है, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी भी आ जाती है। आप सिर्फ सेक्रीफाइस के उस रास्ते पर चल रहे हो तो जहां आपको मोहब्बत मिलती है, उस मोहब्बत को सच में पाना चाहते हो तो जो भी तुम करना चाहते हो उससे इतनी मोहब्बत करो, इतनी शिद्दत से मोहब्बत करो कि उसके अलावा कुछ हो नहीं। क्योंकि मेरे गुरु ने, केदार बाबा मेरे गुरु, उन्होंने मुझे एक बात सिखाई थी कि बेटा आप जो भी काम करते हो ना, आपके रोम रोम से झलकना चाहिए कि आप वो काम करते हैं। इतनी मोहब्बत आपके अंदर होनी चाहिए। तो इतना जज्बा आपके अंदर है और जिंदगी को उस तरीके से जीना चाहते हो तो आओ, वेलकम है आपका इस दुनिया में। ये दुनिया क्योंकि सिर्फ शिद्दत की है, मोहब्बत की है, सेक्रीफाइस की है, प्रेम की है। तो यहाँ आने के लिए आपको पहले अपने आप को इसलिए प्रिपेयर करना पड़ेगा कि बहुत कुछ छूट जाएगा, बहुत कुछ छूट जाता है। जो भी लोग सक्सेस हुए ना, उनकी जिंदगी आप जब पढ़ोगे तो उन्होंने बहुत कुछ छोड़ा है। परिवार छूट गया, रिश्तेदार छूट गए, दोस्त छूट गए, फिर वो यात्रा अलग हो जाती है। लेकिन वो यात्रा क्योंकि सिर्फ उस तक सीमित नहीं रहती, असीमित हो जाती है। क्योंकि आपकी यात्रा से फिर है ना 10 लोग नहीं सीख रहे, वो परिवार आपका अब 10 लोगों का नहीं रहा, वो परिवार आपका बहुत बड़ा हो गया। तो आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। अब उस परिवार को आप क्या देना चाहते हो, क्या देकर जाना चाहते हो इस धरती से, तो आप उसके लिए सक्षम हो रहे हो, उसके लिए तैयार हो रहे हो, तो आओ, स्वागत है आपका। ऐसी आपकी कोई फेवरेट किताब जो पढ़ने के बाद आपको लगा हो कि बहुत एक अलग ही है ये? वैसे तो बहुत सारी है, लेकिन एक किताब मेरे फादर ने मुझे सही समय पे दी थी, जिस किताब की बदौलत मैं यहाँ तक पहुंचा भी, वो है एपीजे अब्दुल कलाम साहब की विंग्स ऑफ फायर। तो उस किताब की पहले ही लाइन है कि सपने हमेशा बड़े देखो, सपने सच होते। ये लाइन आपके दिल को छू गई। जी। इतनी सारी बातें की आपसे, मैं जब इनिशियली आई थी तो मुझे लगा था पता नहीं आपका नेचर कैसा होगा, क्या होगा, इतने सरल हैं आप। तो कुछ क्वेश्चंस मैं पूछना चाहूंगी आपसे, आपकी लाइक डिसलाइक्स, तो आपको सिर्फ वन वर्ड में आंसर करना है। पिज्जा और पराठा? पराठा। समोसा बर्गर? समोसा। हिल स्टेशन और बीच साइड? हिल स्टेशन। नाइट पर्सन और मॉर्निंग पर्सन? नाइट पर्सन। बाइक और कार? कार। वॉचिंग मूवीज और रीडिंग बुक्स? रीडिंग बुक्स। चाय और कॉफी? चाय। मुंबई और दिल्ली? मुंबई। क्यों? बिकॉज ये मेरी पहली मोहब्बत है। ओके। मैं शहर से बहुत प्यार करता हूँ, और मैं सच बताऊँ, मैं हिंदुस्तान में जहाँ भी गया मैंने इस शहर की एक खासियत देखी। यहाँ पर सब अनजान है एक दूसरे के लिए, नया जन्म लेते हैं यहाँ आकर के। आप जो भी नाम बताओगे वो नाम से आप जाने जाओगे, आप जो काम करोगे उस काम से आप जाने जाओगे। यहाँ पर किसी को किसी से कोई वास्ता नहीं है। आप काबिल हैं तो सब आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आप नाकाबिल हैं तो कोई आपको पूछेगा नहीं। तो बेसिकली ये शहर जो है, जिसको माया नगरी बोला जाता है, ये एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ रातों रात मैजिक होते हो, जहाँ आपकी शिद्दत, आपकी मेहनत, आपकी मोहब्बत की कदर की जाती है। तो इस शहर में वो खासियत है जो कहीं है नहीं, इसलिए सपनों का शहर बोला जाता है इसे। सनसेट और सनराइज? सनसेट। सनराइज की तो सभी बातें करते हैं, सबको उगता हुआ सूरज अच्छा लगता है, लेकिन सनसेट में भी एक खासियत,
सनसेट आपको ये सिखा के जाता है कि अब इंडिपेंडेंट हो जाओ, अब आपको जीवन में प्रकाश करना है क्योंकि मैं जाना। तो सनसेट आपको सिखाता है। मैं जब छोटा था, बहुत छोटा था, उस समय मुझे इतना ज्ञात नहीं था कि सनसेट होता ही नहीं है, सूरज कभी डूबता ही नहीं है। तो मैं छत पे जाता था, मैं सनसेट को देखता था और मैं बोलता था कि मुझे ऐसा आशीर्वाद देना कि मैं कभी ना डूबूं। तो डूब जाता। बाद में मुझे पता लगा कि अरे भैया सूरज तो डूबता नहीं है। तो लेकिन एक चीज मैंने सीखी है वहां पर, वो आपको एक शिक्षा देके जा रहे हैं कि मैं अब जो सुबह से तुम्हें प्रकाश दे रहा था, अब मैं प्रकाश नहीं दूंगा, अब तुम इंडिपेंडेंट हो जाओ, तुम अपने अंदर प्रकाश प्रज्वलित करो। तो इसलिए क्या होता है कि जैसे ही सनसेट होता है, यदि सनसेट कभी नहीं होता तो जिंदगी में, दुनिया में प्रकाश नहीं होता। प्रकाश का निर्माण ही इसलिए हुआ क्योंकि अंधेरा होता है। तो वो हमें इंडिपेंडेंट बना के जाता है, तो इसलिए मुझे बहुत पसंद शायद हम उस चीज की वैल्यू भी नहीं समझते। है। यस, कि ये अंधेरे के बाद एकदम से रोशनी आ गई। यस। थैंक यू सो मच अनुज सर। मैं तो चाहती हूँ ये बातचीत का सिलसिला ऐसे ही चलता रहे और आगे भी हम लोग यही बोलेंगे कि आपको हम स्क्रीन पे बहुत आपके अभिनय को सराहते रहें, आपको देखते रहें, आप धूम मचाते रहें इंडस्ट्री में। होप सो आपको भी हमसे बात करके अच्छा लगा होगा। मुझे बहुत अच्छा लगा, आपको पूछने की आवश्यकता नहीं, बता देता। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।